गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको मैपिंग करवाएंगे और भारत की मैपिंग की वीडियो आज शुरू कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे हैं, जिन लोगों के क्लास में इस समय ज्योग्राफी चल रहा है उनकी बात कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं वो मैपिंग करेंगे। उसके लिए कंडीशंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबके पास ये वाली बुक होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस द्वितीय संस्करण। ये वाली बुक द्वितीय संस्करण ही आया है इस टाइम, तो यही होना चाहिए। सबके पास है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और इस बुक का मैं पृष्ठ बताऊंगा, आपको पृष्ठ खोलना है। और उसके बाद जो चीज़ें इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेंसिल होना चाहिए। जो भी चीज़ या जो भी स्थान मैं बताऊंगा वो आप पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, और जो संख्या बताऊंगा उसके पास आपको लिखना है। प्लस एक कॉपी और एक पेन भी आपके साथ होना चाहिए। ध्यान से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो आप कॉपी में एक लाइन बाय लाइन ऐसे लाइन बना के, तीर बना के ऐसे लिखते जाना है। और जो चीज़ें आपको मैप में बताऊं उसको आपको पेंसिल से गोला कर लेना है, उस चीज़ को कवर कर लेना है। एक बार ध्यान से मैपिंग कर लेंगे, भारत बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज़ कभी भी सुनेंगे भारत के बारे में, आपको जनरली किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे जनरली बता दोगे वो कहाँ है, किस राज्य में है, किस स्थिति में है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू कर रहे हैं। जितनी बातें ध्यान से बोले हम, आप उसको ध्यान से सुनिए और जो बोल रहे हैं उसको कवर करिएगा और जो इम्पोर्टेंट हो उसको लिखते जाइएगा। सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट एटलस जो बुक है उसका पृष्ठ 9 खोलिए। पृष्ठ 9 को ओपन करिए। ओपन कर लिया? हम इतना मान के चल रहे हैं कि आप ओपन कर चुके हैं। अब क्योंकि ये वीडियो बन रहा है तो आप वीडियो पॉज करके ओपन करके आगे बढ़ सकते हैं। पृष्ठ 9 मतलब कि पृष्ठ संख्या 9 को खोलिए। लिखा होगा भारत राजनैतिक, और उसी के बगल वाले पृष्ठ नंबर 8 पर देखिए, लिखा होगा भारत प्राकृतिक। राजनैतिक में कौन सा जिला, कौन सा राज्य कहाँ पर है, पूरी स्थिति नाम के साथ दिया रहता है। प्राकृतिक में क्या देता है कि वहाँ पर कौन से पठार हैं, कौन से पर्वत हैं, कहाँ से नदियाँ निकली हैं, इनके बारे में प्राकृतिक में दिया रहता है। ये बात क्लियर हो रही है? अब आप 9 पृष्ठ को ध्यान से देखो। ये जो चित्र यहाँ पीछे दिख रहा है इस वीडियो में, यही चित्र है। सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है ये है लद्दाख का पार्ट। लद्दाख का पार्ट सीधा दिख रहा है। ये पहले टोटल ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर था। मतलब जैसे कि आप ऊपर वाला भाग में देख रहे हो लद्दाख लिखा है, नीचे वाले भाग में जम्मू कश्मीर लिखा है। तो दोनों मिलकर पहले जम्मू कश्मीर कहा जाता था। अभी ये अलग कर दिया गया है, ऊपर को लद्दाख बनाया गया है, नीचे को जम्मू कश्मीर, और दोनों इस टाइम केंद्र शासित हैं। हालांकि हम जम्मू कश्मीर का जब मैपिंग करेंगे वहाँ इसको विधिवत पढ़ेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं मोटा मोटा फैक्ट बताता हूँ, उसको समझिएगा। नीचे की तरफ अगर आप नीचे आएंगे, इस मैप में अगर आप नीचे आएंगे, मतलब कि जो भारत राजनीतिक में पृष्ठ 9 पे जो मैप दिया है उसमें आप नीचे आइए। नीचे की तरफ आप जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, आप किनारे से देखकर बताइए कि कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं। ध्यान से देखिए। तो आप अगर शुरुआत करेंगे कितने राज्य जलीय सीमा बना रहे हैं, जल से जुड़े हुए हैं, तो पहले आप देखिए कि इस तरफ अरब सागर मिलेगा आपको। इस मैप में आप बाएं तरफ देखें तो अरब सागर है, और दाहिने तरफ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी मिलेगी। मिल गई होगी। अब चलिए जलीय सीमा वाला चेक करते हैं कौन कौन से हैं। तो अरब सागर में सबसे ऊपर आपको मिलेगा गुजरात। गुजरात अरब सागर से जलीय सीमा बनाता है, एक राज्य हुआ। उसके नीचे आपको मिलेगा महाराष्ट्र, दिख रहा है, वो भी जलीय सीमा बनाता है। उसके नीचे आप देखो गोवा मिल रहा है, वो भी जलीय सीमा बनाता है। उसके नीचे आपको कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक भी जलीय सीमा बना रहा है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो वो आपको केरल मिलेगा, ये देखिए केरल भी जलीय सीमा बना रहा है। बगल में जाएंगे तमिलनाडु भी बना रहा है, उसके ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश भी बना रहा है, और ऊपर जाएंगे तो आपको ओडिशा मिलेगा, वो जलीय सीमा बना रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल मिलेगा, वो भी जलीय सीमा बना रहा है। मतलब इधर भी जल है, इधर भी जल है, दोनों तरफ का जल है, और ये जलीय सीमा इतने राज्य बना रहे। गिन के देखिए कितने हैं। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8, पश्चिम बंगाल 9। 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं। उसके बाद अगर स्थलीय सीमा देखेंगे तो ऊपर के जो राज्य बच रहे हैं, आप ऊपर को गिन लो, वो स्थलीय सीमा बना रहे हैं। जैसे जैसे आप देखोगे तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश। फिर उसी पृष्ठ संख्या 9 पे जो मैप है नीचे आएंगे, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको नागालैंड मिलेगा, उसके नीचे मणिपुर मिलेगा, उसके बाद मिजोरम मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा, उसके बाद मेघालय मिलेगा।
ये सब पश्चिम बंगाल भी मिल जाएगा, बांग्लादेश से स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो ये सब स्थलीय सीमा बनाते थे। सीमाएं हम अलग से पढ़ेंगे, आज हम राज्य विशेष से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैपिंग की जाएगी वो राज्य के हिसाब से की जाएगी। तो यहाँ पर जो मैपिंग करने चल रहे हैं अभी हम, आज की मैपिंग जो होगी किसी एक प्रदेश की होगी, तो हम सबसे पहले जो मैपिंग करेंगे वो उत्तर प्रदेश का मैपिंग करेंगे। तो आप उत्तर प्रदेश का मैप खोलिए अपने बुक में, पृष्ठ संख्या 15 खोलिए। पृष्ठ संख्या 15 पर खोलिए तो वहाँ पर 3 राज्यों के बारे में जानकारी दी है। एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, उसके नीचे झारखंड है। ये 3 राज्यों के बारे में यहाँ पर जानकारी है। तो हम आज जिस पर डिस्कशन करेंगे वो उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के मैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले अगर जब मैपिंग कर शुरू करना है तो मैपिंग करने के लिए किसी एक बेस पॉइंट का पता होना ज़रूरी है। उसी बेस पॉइंट को आधार मानेंगे, फिर उसके इर्द गिर्द घूम के मुख्य मुख्य स्थानों के बारे में जानकारी और उन स्थानों को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किधर पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को खोजो। पृष्ठ संख्या 15 पर जो उत्तर प्रदेश का मैप है, आप उस मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी खोजो, मतलब लखनऊ को खोजो। तो आप देखोगे लखनऊ आपको बीच में मिल जाएगी। जैसे इस मैप में यहाँ है, हालांकि ये मैप उसका नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैप आपके यहाँ भी आपके पृष्ठ संख्या 15 पे दिया होगा। वहाँ जिला अलग नहीं किया है, लेकिन महत्वपूर्ण जिलों के बारे में दिया है। तो आपको लखनऊ मिल जाएगा, बीच में मिला होगा, लखनऊ मिला। अब आप लखनऊ के जस्ट बगल में ही देखो, छोटे से भाग में लिखा होगा अमेठी, मिला। आगे चलते हैं, छोड़िए उसको, अमेठी को अभी नहीं देखते हैं। अभी आप जाओ लखनऊ से बाएं तरफ जाइए, इधर बाएं तरफ अगर आप जाओगे तो आपको ऊपर की तरफ बिजनौर मिलेगा। इस चित्र में भी देख लो, वहीं जैसे चित्र दिखा रहा है वैसे आपके बुक में भी होगा, बिजनौर लिखा होगा ऊपर की तरफ। बिजनौर मिला। बिजनौर एक ज़िला है, वहीं पर नजीबाबाद भी आपको मिलेगा, नगीना भी मिलेगा। तो जो बिजनौर ज़िला है, इस ज़िले से क्या होता है कि इसका जो पुराना नाम है, इसको बोलते हैं कटेहर क्षेत्र। और एक बात जानते रहेगा, गंगा नदी उत्तराखंड से बिजनौर से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, इस बात को जानते रहेगा। तो बिजनौर वो पहला ज़िला है जहाँ से गंगा नदी ये प्रवेश करती है। और 1817 में ये बिजनौर अस्तित्व में आया था, इसको याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड से अपनी सीमा बनाता है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर उत्तराखंड है। उत्तराखंड से गंगा नदी बिजनौर से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और बिजनौर में जो मिट्टी मिलती है दोमट प्रकार की मिलती है। और बिजनौर में ही चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए कुछ दिन यहाँ पर शरण लिया था। और एक बात जानते रहेगा, महाकवि कालिदास जो थे उन्होंने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो जानते हो। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक मालिनी नदी का वर्णन किया था, वो नदी यहीं बिजनौर में प्रवाहित होती थी। और बिजनौर मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत भी आता है, ये चीज़ें जानते रहेगा। अब मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, थोड़ा सा मुरादाबाद को भी देख लेते हैं। आप अपने मैप में देखिए, मैप में आप देखो बिजनौर के जस्ट नीचे आपको मिलेगा अमरोहा। बिजनौर के बगल से गंगा नदी निकली हुई दिख रहा होगा आपके मैप में, हरे कलर से एक लाइन गई हुई है। और उसके जस्ट नीचे आपको अमरोहा मिलेगा। और अमरोहा के जस्ट नीचे आपको मुरादाबाद लिखा होगा, ध्यान से देखिए। अमरोहा के नीचे आपको मुरादाबाद मिल जाएगा। मुरादाबाद अमरोहा से सीमा साझा करता है, तो जानते रहेगा। मुरादाबाद की विशेषता क्या है, इसे पीतल नगरी कहा जाता है, जानते रहेगा। वैसे भी पेपर में भी क्वेश्चन पूछता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी या ब्रॉस सिटी के नाम से जाना जाता है। और मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत ये आता है, ये भी आप जानते रहेगा। जानते हैं मुरादाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? शाहजहाँ के जो पुत्र थे, शाहजहाँ के पुत्र मुराद बख्श ने इसकी स्थापना की थी, ये आज जानते रहेगा। और जानते हो पीतल उद्योग यहाँ बड़ा मशहूर है मुरादाबाद, और कांच के उपकरण भी बनाए जाते हैं, लेकिन पीतल उद्योग काफ़ी मशहूर है, ये भी आप जानते रहेगा। मुरादाबाद का हस्तकला में भी काफ़ी योगदान है, भारत के कुल हस्तकला निर्यात का 40% मुरादाबाद से होता है, जानते रहेगा। आप अपने मैप में देखिए, मुरादाबाद के दाहिनी तरफ, जस्ट दाहिनी तरफ आप देखो रामपुर मिलेगा। रामपुर, रामगंगा नदी भी बगल से गई होगी, देखो रामपुर के बगल से। तो ये मुरादाबाद के जस्ट बगल में है रामपुर, ये भी एक ज़िला है। जानते हैं यहाँ क्या मशहूर है? रामपुरी चाकू का नाम सुने हो ना, तो ये रामपुरी चाकू के लिए काफ़ी मशहूर है, जानते रहेगा। और रामपुर आपको मिल जाएगा, यहाँ मैप में भी है। तो ये रामपुर और ये मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत ही आता है। और ये नवाबों का शहर ये भी बोला जाता है, जानते रहेगा। और इसके साथ साथ
मुरादाबाद से NH-24 और NH-87 गुजरता है और मुरादाबाद में मोती झील और गौरी झील, दो झीलें भी हैं, मोती झील और गौरी झील। मुरादाबाद में एक महोत्सव आयोजित किया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, फाग महोत्सव। और मुरादाबाद में जो धार्मिक स्थल है जामा मस्जिद है रामपुर वाला, काफ़ी मशहूर है। मुरादाबाद में चाकू उद्योग के साथ साथ चीनी उद्योग, उसके साथ साथ वस्त्र उद्योग, उसके साथ साथ मिट्टी के खिलौने, चीनी मिट्टी के खिलौने का, चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग और दिया सिलाई उद्योग काफ़ी मशहूर है। और साइकिल उद्योग भी काफ़ी मशहूर है, साइकिल बनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है। और वैसे उसके साथ साथ आपका जिला का भी बारे में पता चल जाएगा किधर है ये यूपी के मैप में। ये पहला वीडियो था, थोड़ी सी मैपिंग किए हैं। अगले वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश के और जो महत्वपूर्ण स्थान है, शहर है, उनके मैपिंग करेंगे, उनकी विशेषताएं बताएंगे। आपका जीएस भी मजबूत हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि राज्य में किधर कौन सा जिला है और क्या विशेषताएं हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, पहले बताइए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।